दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के लिए एक और सौगात का ऐलान कर दिया है। दरअसल में अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में जो दिल्ली की जनता के बढ़े हुए पानी के जो बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। उनको जैसे ही दिल्ली में दोबारा अरविंद केजरीवाल की सरकार चुन करके आएगी तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी कहा कि जेल जाने के बाद में दिल्ली में कुछ लोगों ने जो दिल्ली की जनता के जो पानी के बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा कर भेज दिए हैं। उनके लिए वो अपने लेवल पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने एक और चुनावी घोषणा कर दी है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता को इस बात से ज़रूर फ़ायदा होगा, यानी कि जो उनके बढ़े हुए बिल हैं वो अब उनको भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सरकार चुन करके आएगी, वैसे ही ये सारे के सारे जो बिल है वो माफ़ कर दिए जाएंगे। वहीं इस बात को लेकर के जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी पर फिर एक बार हमलावर दिखी है। उन्होंने कहा है कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके के स्टंट करते रहते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल चाहे जो हो लेकिन वो दिल्ली की जनता के लिए एक के बाद एक घोषणा करते चले जा रहे हैं। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ में यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली। अरविंद केजरीवाल के महिला सम्मान योजना के ऐलान के बाद अब पंजाब से कुछ महिलाएं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो है वो प्रदर्शन करती नजर आ रही है। साफ तौर पर जो पंजाब से ये महिलाएं आई हैं उनका ये कहना है कि जो वादे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किए थे वो पूरा नहीं किए थे। यानी जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कहा था कि हर महिला के खाते में 1000 रुपए आएंगे, वो नहीं आए। और अब देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं जो हैं वो पहुंची हैं और अपना जो विरोध है वो जताती नजर आ रही हैं। पंजाब के जिला मोहाली से ये महिलाएं आई हैं और साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल 2100 रुपए महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, क्या वो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि पंजाब में जो वादा आम आदमी पार्टी ने किया था वो 3 साल तक पूरा नहीं हुआ। जाहिर तौर पर चुनाव नजदीक है, ऐसे में हर विरोध के सुर इस ओर जाते नजर आ रहे हैं कि किसी तरीके से वो जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हें फायदा या नुकसान में तब्दील कर सके। कैमरामैन साहिल के साथ दिव्या के पास, दिल्ली, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में नई सरकार का गठन और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद आरएसएस पूरी तरह से एक्शन मोड पर आ गया है। आरएसएस अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्लास लेने वाली है। महाराष्ट्र सरकार में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर कुल भारतीय जनता पार्टी के कोटे से 20 लोगों को मंत्री बनाया गया है। इन सभी मंत्रियों की क्लास जो है आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी लेंगे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आरएसएस द्वारा मंत्रियों की क्लास 18 और 19 जनवरी को ली जाएगी। इसके जरिए महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री बने हैं उन्हें बताया जाएगा कि किस तरह से राज्य में कामकाज किया जाए और मंत्रियों के विभागों के कौन से अहम विषय हैं जिसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा लोक विमुख योजनाओं को किस तरह से गति दी जाए और इन सभी मुद्दों पर आरएसएस की क्या अपेक्षा है, इस पर जो है आरएसएस के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करेंगे। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। बिहार में चल रही राजनीतिक कयासों के बीच आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री आज बिहार के गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत वाली कई योजनाओं का शिलान्यास किया तो कई का लोकार्पण भी किया। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार सरकार में मंत्री विजय सिन्हा के साथ साथ विजय चौधरी भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान योजनाओं का शिलान्यास तो किया ही, लोगों से मुलाकात भी की और उसके बाद समीक्षा बैठक भी की। बिहार में प्रथम चरण में जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 जिलों का दौरा किया था, वहीं उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनकी यात्रा स्थगित हो गई थी, जो फिर आज से शुरू हुई है, जो लगातार चलती रहेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की यात्रा बेहद अहम इसलिए भी है क्योंकि वो लगातार इस दौरान 7 वर्ष की 7 योजनाओं के अलावा कई धरातल पर चल रही सरकारी योजनाओं का भी जायजा ले रहे हैं और खासकर इसमें जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे बात करके उनके सुझावों को भी इसमें अमल में ला रहे हैं। कैमरामैन के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज मद्रास आईआईटी छात्रों के साथ एक बातचीत का वीडियो जारी किया।
जिसमें शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, शिक्षा में और क्या खामियां हैं, इस सब के बारे में आईआईटी के छात्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि किसी भी सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने लोगों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी देना है। निजीकरण, वित्तीय प्रोत्साहन के जरिए इसे हासिल नहीं किया जा सकता। हमें शिक्षा और सरकारी संस्थानों को मजबूत बनाने पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत है। लोकसभा में नेता विपक्ष ने साथ ही ये किया कि हमें इस पूरी मौजूदा शिक्षा प्रणाली पर, जो देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली है, उस पर पुनर्विचार किया जाए और शिक्षा पर और अधिक पैसा खर्च किया जाए। उन्होंने आईआईटी मद्रास के छात्रों को एक समूह के साथ बातचीत में ये कहा कि निजीकरण और वित्तीय प्रोत्साहन के माध्यम से शिक्षा को जो महत्वपूर्ण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जो है वो हासिल नहीं की जा सकती। ये बात उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने हैक्स हैंडल के द्वारा की और एक वीडियो भी जारी किया। विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। 13 दिसंबर को बीपीएससी 17वीं की पीटी परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा के दौरान पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर काफ़ी अनियमितता पाई गई थी, गड़बड़ियां हुई थी, जिसके बाद बीपीएससी ने यहां पे परीक्षा केंद्र पे ली गई परीक्षा को रद्द कर दिया था। आज उन जो 12,000 परीक्षार्थी जो वहां पर थे उनके लिए 22 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा दोबारा ली गई थी और इसको लेकर काफ़ी इंतजाम किए गए थे, निषेधाज्ञा लगाई गई थी और उसके बाद ये परीक्षा आज संपन्न हुई है। और बीपीएससी की माने तो जो परीक्षा ली गई थी उसके लिए करीब 8,111 स्टूडेंट्स ने अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे 12,012 परीक्षार्थियों में से। लेकिन बीपीएससी की अगर माने तो 6,000 परीक्षार्थी आज 22 परीक्षा केंद्रों पर शामिल हुए थे और इन लोगों ने अपनी परीक्षा दी थी। जो परीक्षार्थी परीक्षा देकर लौटे उनका 7 रुपये कहना था कि जो पैटर्न था वो लगभग पहले वाला ही था, कुछ अलग नहीं था। इसलिए उन्हें ये उम्मीद जताई जा रही कि जो इस पर लेके कयास लगाए जा रहे थे वो साफ तौर पर यहाँ निराधार दिखता है। बीपीएससी ने उसी पैटर्न पर परीक्षा ली जो पिछली परीक्षा में ली गई थी। कैमरामैन निशिनाथ के साथ अमिताभ भूषण, न्यूज़ 24। दलित वोट बैंक को साधने के लिए राजनीतिक दलों ने अपने अभियान तेज कर दिए हैं। दलितों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी संविधान गौरव अभियान चलाने जा रही है। इसके लिए बीजेपी अलग अलग राज्यों में रैलियां और जनसभाएं आयोजित करेगी। 11 जनवरी से 25 जनवरी तक ये अभियान समूचे देश में चलाया जाएगा। इसी तरह कांग्रेस दलितों को साधने के लिए जय बापू, जय भीम, जय संविधान अभियान चलाने जा रही है। कांग्रेस सभी राज्य की राजधानियों में 50 से अधिक रैलियां और संगोष्ठियां भी आयोजित करेगी। दरअसल अंबेडकर के नाम पर शुरू हुई सियासत के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक दूसरे को दलित विरोधी साबित करने की होड़ देखी जा रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में सालाना उर्स शुरू हो गया है। इस साल 813वां यह उर्स है जिसमें देश विदेश के जायरीन भाग लेने के लिए आ रहे हैं। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर चादर चढ़ाई गई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रधानमंत्री की ओर से चादर यहाँ लेके आए और उन्होंने यहाँ पर बुलंद दरवाजे पर चादर चढ़ाने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से देश में भाईचारा, अमन, शांति के पैगाम वाला संदेश भी पढ़कर सुनाया। एक तरफ जहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर चादर चढ़ाई जाती, वहीं पर अजमेर दरगाह में शिवालय होने का दावा करने वाले विष्णु गुप्ता की ओर से एक याचिका लगाई गई थी जिसमें यह कहा गया था कि इस चादर को यहाँ पर चढ़ाई जाने से रोकना चाहिए क्योंकि उन्होंने यह मामला कोर्ट में दायर कर रखा है कि अजमेर दरगाह शिवालय है। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी तरह की आगे सुनवाई से इनकार कर रखा है। पाकिस्तान से भी करीब 250 जायरीनों का जत्था यहाँ पर आ रहा है। श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। मकर संक्रांति गंगा सागर को लेकर कोलकाता में तैयारियां जोरों पे चलने लगी है, जिसको लेकर 6 तारीख को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गंगा सागर पहुंच रही हैं और गंगा सागर पहुंचकर जायजा लेंगे। यानी सुरक्षा के लिहाज से इस बार गंगा सागर में करीब यहाँ पे लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, जिसको लेकर देखें कि हावड़ा जो स्टेशन है, हावड़ा स्टेशन की पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। सियालदह स्टेशन पे पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दिया गया है। जगह जगह कैंप लगाए जा रहे हैं, यानी जो यात्री आएंगे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, उसको देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यानी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गंगा सागर पहुंचकर गंगा सागर का जायजा लेंगे। यानी लोगों को राहत यहाँ पे किस तरह से जो शिविर है उन शिविर में किस तरह की व्यवस्था किया गया है, लोग आएंगे तो उनके चिकित्सा की किस तरह से व्यवस्था किया गया है और जेटी से जो लोग यहाँ गंगा सागर पार होते हैं उनको यहाँ रख रखाव की पूरी व्यवस्था के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निगरानी करने के लिए 6 तारीख को यहाँ गंगा सागर पहुंच रही है। तो यानी कह सकते हैं कि एक बार फिर से गंगा सागर की तैयारियां जोरों पे है और इस बार उम्मीद जताया जा रहा है कि करोड़ों की संख्या में लोग गंगा सागर पहुंचेंगे और गंगा सागर में डुबकी लगाएंगे। कैमरामैन पंकज के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24, कोलकाता। पुलिस छावनी में तब्दील मध्य प्रदेश के पीथमपुर में आज हालात पहले से सामान्य हैं। जो दुकानें हैं वो खुल चुकी हैं, लेकिन आज सुबह के वक्त एक घटना हुई
जो राम की फैक्ट्री के पास तारपुरा गांव के पास, जहां कुछ महिलाओं ने पत्थर फेंके और जिसके वीडियो भी सामने आए, जिसके बाद जो जिला प्रशासन की तरफ से एक बयान जारी होता है नायब तहसीलदार का, उनमें बताया जाता है कि एक अफवाह फैल गई थी जिसमें कि ये माना जा रहा था, जो महिलाओं को पता या लोगों को पता चला कि वहां पर जो रासायनिक कचरा है वो वहां पर अनलोड किया जा रहा है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दें, इस तरह की कोई भी कार्य गतिविधि यहाँ पर नहीं हो रही है, किसी भी तरह का जो रासायनिक कचरा है वो यहाँ अनलोड नहीं किया। तमाम जिला प्रशासन की टीम या पुलिस की टीम पूरे पीथमपुर में अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगहों पर जाके आला अधिकारी वहां पहुंचकर मौके का जायजा ले रहे हैं। कल के मुकाबले आज की स्थिति बेहद सामान्य है, लेकिन पुलिस फोर्स जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। पूरा का पूरा पीथमपुर पुलिस छावनी में फिलहाल तब्दील है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश। लखीमपुर खीरी से भाजपा विधायक सौरभ सिंह सोनू पर हुई फायरिंग मामले पर पुलिस अधिकारी जांच करने पहुंचे थे। पुलिस अधिकारी पर विधायक के पिता जुगल किशोर भड़क गए, कहा मेरी औकात जान लो, 1 घंटे में आईजी डीआईजी हटवा दिए हैं। दरअसल बीते बुधवार की रात कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू अपने घर के बाहर अपनी ब्लॉक प्रमुख पत्नी के साथ टहल रहे थे। घर से करीब 100 मीटर की दूरी सड़क के किनारे नशे में दो युवक खड़े होकर के धूम्रपान कर रहे थे। विधायक ने टोका, जिसके बाद युवकों से नोकझोंक हो गई। इस बीच 2 में से एक युवक ने कमर से पिस्तौल निकालकर विधायक पर फायरिंग कर दी। इसके बाद विधायक ने पुलिस को सूचना दी। विधायक पर हुई फायरिंग के मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं कि ये घटना कोई साजिश है या एकाएक हुई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे, लखनऊ न्यूज़ 24। हिमाचल के चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट भ्रमण पर निकले, 4 राज्यों की ऐतिहासिक जगहों पर जाएंगे। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले इन्हें भी घूमने का अधिकार। हिमाचल प्रदेश के चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट यानी जिन बच्चों ने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया है, ऐसे 22 बच्चों को प्रदेश सरकार ने 4 राज्यों के भ्रमण पर भेजा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने इन बच्चों को लेकर गई बस को सचिवालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हिमाचल प्रदेश के ये 22 बच्चे चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा और गोवा का भ्रमण करेंगे। इन बच्चों को मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत 4 राज्यों के भ्रमण पर भेजा गया है। इसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इस भ्रमण के दौरान इन बच्चों को ऐतिहासिक जगहों पर ले जाया जाएगा, जहां इन बच्चों को मनोरंजन भी होगा और ऐतिहासिक जगह का ज्ञान भी प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि जिन बच्चों के माता पिता नहीं है, सरकार ही उनकी माता और पिता है। सरकार ने ऐसे बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बनाया है। इनका भी घूमने फिरने का अधिकार है। बता दें कि राज्य सरकार ने बिन माँ बाप के बच्चों को चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया है। इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में बकायदा कानून बनाया गया है। इससे ऐसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई, घूमना फिरना उनका अधिकार हो गया है। सरकार ही इन बच्चों का 26 साल की उम्र तक पालन पोषण करेगी। राजेश शर्मा, शिमला, न्यूज़ 24। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर पारा 0 से नीचे जा चुका है। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू कश्मीर के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पटनीटॉप में। यहाँ पर आप देखिए कि जो पर्यटक हैं देश के कोने कोने से आए हैं, इस बर्फबारी के बीच कैसे मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये वो टूरिस्ट हैं जिनमें ज्यादातर जो टूरिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बर्फ पहली बार देखी है। कई ऐसे पर्यटक हैं जो बर्फ पहले देख चुके हैं। लेकिन आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के कई ऐसे हिल स्टेशन हैं यहाँ पर बेहद ज्यादा बर्फबारी हुई है। और जम्मू डिवीजन की बात की जाए, भद्रवाह की बात की जाए, पटनीटॉप, नथाटॉप, यहाँ पर ऐसे इलाके हैं बेहद ज्यादा बर्फबारी हुई। आप देखिए तमाम टूरिस्ट को कैसे इस बर्फबारी में मस्ती कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और यही तस्वीरें जम्मू कश्मीर के अलग अलग पर्यटक स्थलों में देखने को मिल रही हैं। हिल स्टेशन पे जो लोग हैं, जो टूरिस्ट हैं, बेहद ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। और खासतौर पर पटनीटॉप की बात की जाए, नथाटॉप की भी बात की जाए, यहाँ पर भी लगातार जो पर्यटक है वो आ रहे हैं। इस बर्फबारी को देखकर बेहद ज्यादा खुश दिखाई दे रहे हैं और जमकर बर्फबारी के बीच मस्ती कर रहे हैं। कैमरामैन मक्खन लाल के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, पटनीटॉप। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के ट्राई सिटी एरिया में कोहरे की मार लगातार ही जारी है और लगातार ही जो पारा है वो नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। बेशक पंजाब और हरियाणा में कई शहरों में घनी धुंध भी छाई हुई है और जिसके कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है और जो गरीब हैं वो अलाव का सहारा ले रहे हैं।
लेकिन वहीं पर यदि हिमाचल, पंजाब और हरियाणा की तुलना की जाए तो इस समय पंजाब और हरियाणा में हिमाचल से ज़्यादा सर्दी पड़ती हुई दिखाई भी दे रही है। और मौसम विभाग का भी मानना है कि अगले कुछ दिनों तक हरियाणा और पंजाब में हिमाचल से ज़्यादा सर्दी भी पड़ेगी और कोहरा भी पड़ेगा। बेशक इस समय हिमाचल में यदि शिमला की बात की जाए या कुफरी की बात की जाए तो वहाँ पर जो पारा है वो 17.2 डिग्री तक का है, लेकिन वहीं पर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के करनाल में ही 17 डिग्री है। और ऐसा ही हाल हरियाणा के कई शहरों में भी देखा जा रहा है कि जहाँ पर जो कोहरा है या फिर सर्दी है हिमाचल से ज़्यादा हरियाणा में पड़ती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो करनाल हो, कुरुक्षेत्र हो, सोनीपत हो या फिर पानीपत हो, जहाँ इसके आसपास का एरिया हो। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। रिवर फ्रंट पर सैलानियों के लिए एक बार फिर खुशबू बिखेरने को तैयार है अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का फ्लावर शो। रिवर फ्रंट आने वालों के लिए अब अटल ब्रिज के साथ साथ ग्लो गार्डन का भी ऑफर। 22 जनवरी तक चलने वाले इस बार के फ्लावर शो को 6 भागों में बांटा गया है। इस बार भारत के विकास की थीम पर 23 तरह के अलग अलग फूलों से विभिन्न स्कल्पचर तैयार किए गए हैं। हर स्कल्पचर में एक QR कोड होगा जिससे स्कैन करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। इस बार फ्लावर शो में प्राइम टाइम में VIP विजिट का खास इंतजाम किया गया है, जिसके तहत आपको 500 रुपए चुकाने होंगे। वहीं आम लोगों के लिए सोमवार से शुक्रवार तक 70 रुपए, जबकि शनिवार और रविवार को 100 रुपए प्रवेश शुल्क दिया जाएगा। पिछले साल 20 लाख से अधिक लोगों ने फ्लावर शो को निहारा था। रिवर फ्रंट आने वालों के लिए एक और नजराना है ग्लो गार्डन। 3 करोड़ की लागत से 4500 वर्ग मीटर में LED लाइट से लगभग 54 विभिन्न एलिमेंट इंस्टॉल किए गए हैं, जिसमें बाघ, शेर, जिराफ के साथ कार्टून कैरेक्टर लाइटिंग भी दर्शकों को लुभाएगी। इस बार का फ्लावर शो कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का है। पिछले बार के फ्लावर शो ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान बनाया था और इस बार भी ऐसी ही कुछ उम्मीद की जा रही है। अहमदाबाद न्यूज़। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार को बम्पर जीत दिलाने वाली मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की समीक्षा अब फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में शुरू कर दी है। इसी के तहत धुले जिले के नकाने गाँव की खैरनार नाम की महिला को वहां पर 7,500 रुपए सरकार को वापस लौटाने पड़े हैं। बताया जाता है कि इस महिला ने सरकार की 2 योजनाओं का लाभ लिया था, जिसमें से एक योजना मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की थी। इसकी समीक्षा जब की गई तब उस महिला को 7,500 रुपए सरकारी तिजोरी में वहां पर जमा करने पड़े हैं। महाराष्ट्र के 36 जिलों में यहां पर मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना की समीक्षा फिलहाल शुरू हो चुकी है। इससे पहले महाराष्ट्र की सरकार ने कहा था कि जिन महिलाओं को इसका लाभ मिला है उनमें कोई भी अपात्र पाई जाती है तो उससे पैसे वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन पैसे वापस लिए गए हैं। कैमरामैन दिलीप अवेरे के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में युवा पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद से ही प्रदेश भर के पूरे पत्रकारों में रोष व्याप्त है। प्रदेश भर के पत्रकार अपराधियों की गिरफ्तारी व सख्त से सख्त कार्रवाई की लगातार मांग कर रहे हैं। दरअसल जो पूरी घटना है उसकी शुरुआत 1 जनवरी से होती है। 1 जनवरी को मुकेश चंद्राकर वो लापता होते हैं, जिसके बाद उनके भाई युकेश चंद्राकर कोतवाली में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद से ही तत्काल जो पुलिस है वो पतासाजी में जुड़ जाती है, तलाशी में जुड़ जाती है और उनका जो अंतिम लोकेशन है वो वहीं के एक ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के बाड़े का मिलता है। जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वहां सेप्टिक टैंक के अंदर मुकेश चंद्राकर का जो शव है वो बरामद होता है। ये वही पत्रकार है जो कुछ वर्ष पहले CRPF के एक जवान को जब नक्सलियों ने जो है अगवा कर रखा हुआ था तो मुकेश चंद्राकर ने ही उन्हें छुड़ाकर सुरक्षित मुख्यालय तक लेकर आया था। अब ये देखने वाली बात होती है कि इस पर आगे किस तरीके से खुलासे होते हैं। रवि साहू, न्यूज़ 24 नारायणपुर।